प्राप्ति नहीं है, हम उसी को प्राप्ति मान के बैठे हैं। स्थिति में क्या किया जाए? इसी का नाम है पागलपन। ठीक है, प्राप्ति है ही नहीं है, प्राप्ति मान के हम डंका बचाए जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, इसी का नाम है पागलपन। और क्या होता है? ये स्पष्ट हो गई। अब इसका निराकरण के लिए जो कुछ भी मैंने प्रस्तुत की है, तो तन मन धन रूपी अर्थ का मतलब, धन का मतलब हमारा जो धन का तात्पर्य वस्तु से है। क्या वस्तु है भाई? सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तु, महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तु। ये तो हर व्यक्ति को चाहिए ही। सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तु में आहार, आवास, अलंकार, उससे संबंधित सभी मने चाहिए ही, उपकरण चाहिए ही। और दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी वस्तु और उपकरण चाहिए ही, जिसको हम महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तु कह रहा हूँ। महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तु का व्याख्या और परिभाषा यही है। इस ढंग से हम हमारे आवश्यकता के वस्तुओं का निराकरण, एक स्पष्टीकरण हो जाता है। निराकरण स्पष्टीकरण के साथ हमारा आवश्यकी वस्तुओं का आता है। ये वस्तु ही है जो धन के रूप में हमारे पास है। संपूर्ण सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा संबंधी संपूर्ण वस्तुओं का यदि कोई चीज होगा तो उसका क्या होगा? संग्रह होगा कि उपयोगिता होगा? पूछा। इन वस्तुओं का ना तो संग्रह हो ही नहीं सकता, इसका उपयोग ये करना है। जैसा अनाज पैदा करते हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष रखोगे, बाद में उपयोग नहीं करोगे तो सड़ के खा देना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से कोई भी यंत्र उपकरण है, उसका उपयोग नहीं करोगे, अपने आप से जंग पकड़ के समाप्त ना होगा। इस विधि से जो कुछ भी हम उपयोग माने यंत्रों को तैयार करते हैं उपकरणों को तैयार करते हैं और वस्तुओं को तैयार करते हैं, जो मनुष्य के आहार, आवास, अलंकार संबंधी वस्तुओं को, ये सब का सब उपयोग के लिए उन्मुख रहते हैं। इसको संग्रह किया भी नहीं जा सकता। किया जा सकता है तभी भी सीमित रूप में ही किया जा सकता, असीमित रूप में किया ही नहीं जा सकता। और जितना ज़्यादा हम संग्रह करने जाते हैं उतने ही ज़्यादा कष्टदायक हो जाएगी। इसीलिए इसका उपयोगिता भावी हो जाता है। उपयोगिता के अनंतर सदुपयोगिता और प्रयोजनशीलता के लिए सारे वस्तुओं को नियोजित किया जा सकता है। एक बहुत खूबी की बात मैंने ये देखा है, किसी भी वस्तु को उत्पादन करते समय में मन का होना जरूरी है, मन के बाद तन का होना जरूरी है। मन और तन का संयोग से ही सारे वस्तुओं का उत्पादन होता है, और मन और तन का संयोग के बिना कोई वस्तु को हम उत्पादन कर दें ऐसा कुछ होता नहीं। कोई आदमी ये पूछे हमसे, भाई हम कंप्यूटर से कराते हैं, बुद्धिहीनता की प्रश्न है ये। तो सर्वप्रथम मनुष्य कंप्यूटर को सिखाया, तब वो कंप्यूटर कुछ किया। मनुष्य के बिना क्या कराओगे? मनुष्य रहेगा, तन भी रहेगा, मन भी रहेगा, तभी किसी को सिखाने वाली बात आती है। तो इस ढंग से हम शायद है साफ साफ एक अवधारणा को स्वीकार सकते हैं। हम वस्तु का मतलब है, धन का मतलब है वस्तु, वस्तु का मतलब है सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं। इस ढंग से हम निश्चय कर सकते हैं। ये निर्णय करने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, मानव जाति का मन उत्पादन के ओर लगने के लिए शुरुआत होता है। अभी इतना दिन तक अर्थशास्त्र का जो डंका बजा बजा करके हम मानव जाति की, कम से कम पढ़ा हुआ मानव जाति की उत्पादन प्रवृत्ति को निरर्थक या बिल्कुल उन्मूलन किए ही रखते हैं, वो बर्बाद किए ही रहते हैं। यदि बर्बाद नहीं करते हैं, उसके बाद और कोई स्पेशलाइजेशन वगैरह की बात करते हैं, उसमें उत्पादन कार्य प्रवृत्ति बर्बाद होते ही है। बर्बाद होने के पश्चात वो एक अच्छे आदमी बन गया। अच्छे आदमी बनने के पश्चात उत्पादन के बिना उनको सब कुछ चाहिए, सबसे ज्यादा उन्हीं को चाहिए। अब क्या करोगे? इस ढंग से उत्पादनहीन प्रवृत्ति प्लस उसकी संपूर्ण वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा, ये दोनों मिलकर के संसार के साथ द्रोह, विद्रोह, शोषण होना भावी हो जाता है। इस ढंग से आदमी फंसा है। इससे मुक्ति पाना चाहिए। मेरे अनुसार मैं मुक्ति पाया हूँ, हमको किसी को शोषण करने की जरूरत नहीं है।
ना द्रोह करने की ज़रूरत नहीं, ना विद्रोह करने की ज़रूरत नहीं। परिश्रम से हम स्वयं अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। मैं तो करता ही हूँ। इसी ढंग से आप भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकता है, सब कर सकते हैं। तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन, आवश्यकता का जो निर्णय हुई, ये अभी जो आपने एक दस्तावेज बनाया है, उस दस्तावेज में ये बात बताई गई है, परिवार में ही आवश्यकता निश्चित होता है और कहीं ना व्यक्ति में होता है ना संसार में होता है। केवल एक परिवार में ही आवश्यकता का एक मात्रा स्थिर रूप में पता लगता है, निश्चित रूप में पता लगता है। उससे अधिक हम उत्पादन कर लिया तो हम समृद्धि का अनुभव करते ही हैं। इसी ढंग से मैंने अनुभव किया है। इस आधार पर मैं सोचता हूँ हर एक परिवार अनुभव कर सकता है। इसीलिए आवर्तनशील अर्थव्यवस्था का अध्ययन आवश्यक महसूस हुआ। उसका निश्चित रूप में उसको रचना दी गई और हिंदी भाषा में उसको लिखा गया और हिंदी भाषा में लिख करके उसको हिंदी संसार को देने गए और यही उसका प्रतिक्रिया मिली। हिंदी भाषा तुम्हारा वो जो है ना बहुत कठिन है, इस प्रकार की बात करने लगे और उसको नाकते फानते कूदते अंततोगत्वा भी इस जगह में आ गए हैं, शायद लोग गम्य हो जाए। इसको आप लोग शनै शनै निर्णय करेंगे और यदि लोक गम्य होता है इससे उपकार होगा और इससे कभी भी लोक का, संसार का, आदमी का, एक आदमी का, एक परिवार का, एक संसार का कहीं भी क्षति होने वाला नहीं होगा। तो उपकारी होगा, नहीं तो चुपे रहेगा। ये स्थिति की है ये शास्त्र। तो हमें यदि शोषण युद्ध से मुक्त होना है, द्रोह विद्रोह से बाज आना ही है। द्रोह विद्रोह से बाज आए बिना शोषण और युद्ध रुकने वाला नहीं है कहीं भी। जो राजनीति अपने मन से, जैसा कूटनीति के नाम से सबको अपना लिया है, तो इससे कहीं भी अमन चैन होने वाला नहीं। तो अमन चैन होने के लिए क्या चाहिए? तो हमारा आवर्तनशीलता, अर्थ का आवर्तनशीलता चाहिए। जैसा तन मन धन रूपी अर्थ का हम प्राकृतिक ऐश्वर्य पर नियोजन किया, वो नियोजन से उत्पादित वस्तु हमारा तन के लिए पोषण, संरक्षण, समाज गति का आधार बन गया। तो पुनः हमारा इसी समाज गति, पोषण, संरक्षण के आधार पर हम पुनः वस्तु को निर्मित करने योग्य हो। इस ढंग से यह आवर्तनशील है। मनुष्य अपना शक्तियों को, ताकत को विचार शक्ति के साथ साथ शरीर के द्वारा प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन करता है। फलस्वरूप वस्तु निर्मित होता है। वस्तु वह जितना चाहिए हमको उससे ज़्यादा हम निर्मित कर ही सकते हैं। इस ढंग से हम समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। हाय हाय से मुक्त होने की बात यहाँ आता है। ये निश्चित है, ये एक परिवार यदि करता है, इसमें कोई चीज़ छूटने वाला क्या है, ये बात है। आपने इसको छोड़ा कैसा जाए, इसका विकल्प क्या है, ऐसा आपने पूछा है। तो इसमें छोड़ने की कोई चीज़ नहीं आती है। हम पहले से हम तृप्ति चाह रहे हैं, सुखी होना चाह रहे हैं। सबसे खूबी ये है, हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए तृप्ति के लिए जो उपाय खोजते ही हैं। उपाय खोजते खोजते तृप्ति का उपाय आता है तो अपनाते ही हैं। इसमें छोड़ने वाली कोई चीज़ नहीं हुआ। गलती को सही में बदलने की बात आई, ठीक है। अपराध को न्याय में बदलने वाली बात आई और युद्ध को सहअस्तित्व में बदलने वाली बात आई। द्रोह को सौजन्यता में बदलने वाली बात आई। विद्रोह को मैत्री में बदलने वाली बात आई। हम ये सब को स्वीकारते हैं और ये सब को नकारते हैं। आप भी नकारते हैं। अभी 700 करोड़ आदमी से आप पूछ लीजिए, द्रोह, विद्रोह, शोषण और युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सभी कहेगा नहीं करना चाहिए। वो कैसा ना करते हुए क्या करने पर ये नहीं होगा, वो बात हमको पता थी नहीं। उस सुविधा में पता लगाते हुए अभी अपने को पता लग गया। उसमें से एक आवर्तनशील अर्थव्यवस्था, अर्थ चिंतन, अर्थ विचार, अर्थ कार्य, ठीक है ना, ये मानव कल्याणकारी कार्य है।